चाहे आप तैयारी कर रहे हो किसी एलिमेंट्री एग्जाम की, जैसे कि क्लैट हो गया, एनेट हो गया, या फिर मान लो आप ऑल इंडिया बार की तैयारी कर रहे हो, ये जो स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट बिल्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में इन टाइप ऑफ बिल्स में से क्वेश्चन आए हैं। इस बार भी जो 2023 के अंदर आए हुए सबसे इंपॉर्टेंट बिल्स है वो मैं इसके अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको प्लीज नोट डाउन अपनी कॉपी में जरूर से करिए। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अब बिना देर के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला बिल हमें डिस्कस करना है वो है आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये वाला ना एक बहुत ही लैंडमार्क, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना इसलिए बिकॉज राइट टू प्रिवेसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही लैंडमार्क आप समझ लो बिल यहाँ पे पास हुआ है, यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 11 अगस्त को ये आपका हुआ था। और इसके अंदर एक पूरा डेडिकेटेड फ्रेमवर्क इंडिया के अंदर आया है, जिसके के थ्रू हमें यहाँ पर हमारा जो खुद का डेटा होता है ना, चाहे आप आधार कार्ड का डेटा बात करो, जो बाकी डेटा हो रहा है, जब हम उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे कोई वेंडर हो गया, जैसे मान लो आप सिम कार्ड खरीदने जाते हो, तो वहां पे अपना आधार कार्ड जब आप लगाते हो ना, तो वहां पे मान लो कोई भी कंपनी है, उसको आपका डेटा मिल गया। अब उस डेटा का प्रोटेक्शन कैसे होगा कि आपको कैसे नहीं पता कि वो जो मतलब जो कंपनी है वो कैसे मिसयूज नहीं कर रही है, क्या कर रही है, या मान लो कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसमें मान लो डेटा लीक हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरीके की जितनी चीजें हैं वो पूरा का पूरा इस बिल में कवर होता है। कैसे क्या काम करता है वो थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यहां पर आप देखोगे, इट इज टू रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, जैसे कि हमारा आधार कार्ड में हमारा नेम पता हो गया, बायोमेट्रिक डेटा हो गया, वो सब कुछ, जिसमें कि हम लोग को इंडिविजुअल के राइट्स को भी सेफगार्ड करना है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हमने अपना डेटा शेयर किया है उसके भी लेजिटिमेट पर्पसेस को हमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो वो कर रहे हैं उसको भी हमें रखना है। यहाँ पे ये जो बिल है ये अप्लाई करेगा किसके ऊपर, विद इन इंडिया अप्लाई करेगा। और जब आपका डेटा ऑनलाइन कलेक्ट कर रहा जाए, या फिर मान लो ऑफलाइन भी आप मान लो सिम लेने गए, कुछ भी करने गए, दोनों ही मामलों में जहां पे भी डिजिटाइज डेटा आपका शेयर हो रहा है, डिजिटाइज्ड डेटा आधार कार्ड वाला, पैन कार्ड वाला, वो चीज पे बात हो रही है। और ये आपका आउटसाइड इंडिया भी काम करेगा अगर जो आपकी कंपनी है वो गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑफर कर रही है तब। इसके अंदर फिर आपके सेवरल प्रोविजंस हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें देखने, वो आप समझ लो, जो कि राइट्स और जो इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके हिसाब से क्या है। पहला चीज, जो पर्सनल डेटा है वो केवल और केवल लॉफुल पर्पस के लिए ही यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा अपॉन द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब मैं जब कंसेंट दे रहा हूं कि भैया मेरा आधार कार्ड ले लो और मुझे सेम हिसाब से दे दो या जैसे भी कर दो, तो उस टाइम पे जो कंसेंट होगा वो रिक्वायर्ड नहीं होगा फॉर स्पेसिफिक लेजिटिमेट पर्पजेस, जहां पे हमें लगता है कि हाँ भाई जरूरत है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ डेटा बाय इंडिविजुअल, जिसमें कि हम लोग को स्टेट के अंदर जैसे मान लो लाइसेंस लेना है, मान लो कोई सर्विस लेनी है, कोई वो करना है ना, उस केस में वो वॉलंटरी अपने आप हो जाता है, वहां पे कंसेंट की जरूरत नहीं, बिकॉज वहां बिना उस चीज के आपको वो चीज इशू नहीं हो पाएगी। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, जो आपके डेटा फिड्यूशरीज है, मतलब वो पर्सन या फिर वो एजेंसीज जो कि आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ऑब्लिगेट करा गया है कि वो भैया एक्यूरेसी ऑफ डाटा को मेंटेन करें, उसको सिक्योर रखें, और अगर एक बार काम हो चुका है तो भैया उसको डिलीट भी उसी हिसाब से कर दो जब पर्पज आपका मेट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर इसके अंदर जो डीपीपी आपका एक्ट आया है ना, उसके अंदर यहाँ पे हम लोगों को जो इंडिविजुअल है जिसका डेटा शेयर हो रहा है उसको भी राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि वो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है उसको सीख कर पाए। उसके अंदर मान लो कोई करेक्शन है कि मतलब ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो चीज, और साथ में अगर मान लो उसको कहना है कि भाई मेरे को अपना ये डाटा इरेज करना है, इसको हटा दो यहाँ से, वो भी आपका हो सकता है। और मान लो मिसयूज या किसी उस केस में भी ग्रीवियंस रिडर्सल का पूरा एक सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा पूरा एक बोर्ड बनाया गया है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो आपकी होती हैं उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर सकती है इस डीपीपी एक्ट के प्रोविजन से। और आपका वो जो ग्राउंड्स इन्होंने दिए हैं कि क्यों एग्जेम्प्ट हो रहा है, वो आपके आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ थोड़ा सा है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, या फिर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस के लिए, कि कोई अपराध ना हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस वगैरह के साथ शेयर करना या वैसे वो करना सर्विलांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे ये गवर्नमेंट एजेंसीज को एग्जेम्प्ट करा गया इस पर्टिकुलर चीज से। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये स्टैब्लिश, मतलब आपका एक बोर्ड जैसे मैंने कहा ना स्टैब्लिश होगा, जो कि एडजुडिकेट करेगी कि जहां पर ये जो आपका बिल है अगर उसका नॉन कंप्लायंस हो रहा है, मान लो किसी बंदे ने कोई रिक्वेस्ट फाइल करी या कोई क्लेम फाइल करा, उसको नहीं सुना जा रहा है, ये बोर्ड का काम होगा कि उसके ट्राइब्यूनल के तौर पे एक तरीके से ये एक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो चैलेंजेस या जो बेनिफिट्स वगैरह है जो कि इस बिल के थ्रू आते हैं वो क्या है। पहला, ये जो बिल है ये एनहांस करता है एक तरीके से ट्रस्ट, कि भैया जो इंडिविजुअल्स हम लोग हैं एक सिटीजन के तौर पे अपना डेटा तो दे रहे हैं, और जो आपके फॉरेन मान लो कंपनी मान लो कोई यहाँ पे आ रही है जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर,
उनके बीच में किस तरीके से एक इंटरलिंक बनेगा, उन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा कि भाई फॉरेन वाले बंदे भी हमारा डेटा लेके एक्सेस करके उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी कैसे कर रहे हैं, प्लस हमारा उस डेटा के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा पूरा कंट्रोल उस चीज़ पे हो। दूसरा, ये आपका इनोवेशन फॉस्टर करेगा, ग्रोथ फॉस्टर करेगा ऑब्वियस सी बात है डिजिटल इकोनॉमी में। बिकॉज़ देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ना आसान हो जाएँगी, बिकॉज़ एक अगर आपको सिंपल सा फ्रेमवर्क मिल गया कोई काम करने के लिए, दैट इज़ वेरी ईज़ी। जैसे मान लीजिए इसके पहले जैसे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, अलग-अलग टैक्स हुआ करते थे, वैट अलग है, वो अलग है, ये अलग है। अभी क्या है जीएसटी का एक सिंपल सा एक स्लैब बना दिया आप क्या, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग जाता है। आपको एक सिंगल टैक्स बंद करना है पूरे इंडिया के अंदर, तो आपको अलग-अलग टैक्स अलग-अलग स्टेट के हिसाब से नहीं भरने। तो दैट इज़ बेसिकली सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस। ये यहाँ पे काम यहाँ पे अच्छे से हो रहा है। उसके बाद जो डीपीपी एक्ट है वो एक ऑपरेशनल या फिर कंप्लायंस का आप कह सकते हो एक अपना चैलेंज यहाँ पे पोज करता है उन बिजनेसेस के लिए जो कि स्मॉल या मीडियम साइज के हैं, बिकॉज इसमें जो डेटा प्रोसेसिंग होती है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स तरीके से बंदे हायर करने पड़ेंगे या बाकी चीजें करनी पड़ेंगी, जिससे कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है कंपनीज का वो बढ़ेगा। इसके अलावा ये जो एक्ट है इसके अंदर कंसर्न्स भी एक रेज होते हैं इस बात का कि जो यहाँ पे एडुकेसी है फिर इफेक्टिवनेस है यहाँ पे सेफगार्ड्स की, कि भाई यहाँ पे हमने इन्होंने कह तो दिया कि मान लो डेटा लीक नहीं होगा, या डेटा एक बार अगर उठाकर शेयर कर दिया गया थर्ड पार्टी के साथ तो फिर वो उस हिसाब से फिर डिलीट हो जाएगा। ये सब जितनी चीजें हैं ना उसको आप कैसे फुलफिल कर पाओगे, कैसे जस्टिफाई कर पाओगे, दैट इज अ बिग कंसर्न। इसके अलावा यहाँ पर एक जो आपका बेसिक प्रॉब्लम आता है वो ये है कि जो आपके इश्यूज और रिस्क हैं रिगार्डिंग पर्सनल डेटा सच एज डेटा प्रोफिबिलिटी, राइट टू बी फॉरगॉटन, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर और हार्म्स राइजिंग आउट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अब ये सब मैंने आपको 4-5 लंबे लंबे वर्ड्स बता दिए, उनका मैं आपको मीनिंग समझा दूं। डेटा पोर्टेबिलिटी की मतलब जो आपका डेटा है उसको आप जैसे समझ लीजिए आधार कार्ड में आपने बायोमेट्रिक का सब कुछ आपका वो है तो वो एक तरीके से पोर्टेबल डेटा है, यहाँ भी जा सकता है, अगर आपने वहां लगाया वहां भी जा सकता है। तो इट इज लाइक कि उस पोर्टेबिलिटी की वजह से काफी लोगों के पास एक्सेस आ गया, तो कैसे आप उस एक्सेस को कंट्रोल कर रहे हो। सेकंड, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये आपका एक नया किस्म का आप समझ सकते हो राइट टू प्राइवेसी का एक आपका एक तरीके से इट इज लाइक अ राइट टू लाइफ का एक अंदर ये आता है। यूएस वगैरह में काफी सा कंसेप्ट है कि आपको इस बात का अधिकार है कि भैया अगर मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन या वैसे मेरी कोई भी यहाँ पर बायोमेट्रिक या कोई भी मेरी इंफॉर्मेशन ना रहे या मेरे मरने के बाद उस चीज को मिटा दिया जाए तो वो मेरे पास अधिकार होता है। तो यूरोप वगैरह में इसको लेके काफी एक रेवोल्यूशन चला है कि भाई राइट टू बी फॉरगॉटन भी हमें एक फंडामेंटल राइट के तौर पे देना चाहिए। क्रॉस डेटा यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर मतलब मान लो स्टेट के बिटवीन मतलब आप वो गए या फिर मान लो फॉरेन कंट्रीज है वैसे टाइप का, या फिर जो डेटा प्रोसेसिंग के पूरे आपके मतलब सर्वर मान लो कहाँ पर है, सर्वर का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को तो नहीं मिले, इस तरीके की जो आपके कंसर्न है ना वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। यहाँ पे इस चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल क्या इसको वो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो आपको मिलता है डीपीपीआर का किस तरीके से काम करता है। अब जो अगला आपको इंपॉर्टेंट एक्ट समझना है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ लो बिल है यार, बिकॉज इसके ऊपर जो आपका केस अभी आया था ना 2023 में जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूलिंग दी थी, फिर उस चीज को ओवरटर्न करने के लिए यहाँ पे बिल पास करा गया गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के थ्रू पास ये किया गया है। अब इस बिल के अंदर है क्या वो थोड़ा सा समझ लो, अगस्त में ही पास हुआ है। इसके अंदर हुआ क्या कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की आपका जो रीजन है ना इसके अंदर जो आपका नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी करके एक पूरा बना दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि आपके 3 लोग होते हैं जिसमें कि आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है, इसमें आपका एक चीफ मिनिस्टर है और जो आपका मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी है, 3 लोग रहते हैं। और इनको यहाँ पे पावर्स दे दी गई हैं कि भैया आप जो है बेसिकली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको आप अपना रिकमेंडेशन दो कि रेकमेंड मतलब जो ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है ऑफिशियल्स के जो डिसिप्लिनरी मैटर्स वगैरह होने हैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज के अंदर ये जो आपके अलग अलग उसमें आते हैं उसमें आपको बेसिकली इनको वो देना। 3 लोग इसमें बेसिकली होते हैं, मैं थोड़ा सा नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा कौन कौन है, चीफ मिनिस्टर और जो आपके चीफ सेक्रेटरी वो है, एक और नाम मैं भूल रहा हूँ। और आपको इनको एलजी को इनको बेसिकली रिकमेंडेशन देनी होती है। दूसरा क्या होता है कि ये एम्पावर करते हैं एलजी को कि वो अपने सोल डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है वर्ड ये यहाँ पे है सोल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि वो सेवरल मैटर्स जिसमें कि जो यहाँ पे रिकमेंडेशन अथॉरिटी की तरह दी गई है या फिर जो समनिंग है, प्रोरोगेशन है या जो डिसोल्यूशन है दिल्ली असेंबली का, उसके ऊपर वो अपना फैसला ले सकते हैं कि कैसे उसको क्या करना है। उसके अलावा जो आपके डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज होते हैं ना अलग अलग विभागों के जो सरकारी विभाग हैं उसको जब यहाँ पे काम करना तो जो नोटिस है वो यहाँ पे एलजी को, चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पे दी जाएगी जहां पे भी कंट्रोवर्सी हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के
साथ में। मतलब कि पहले ये था कि थोड़ा-सा जो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट थी उसको ज़्यादा पावर थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने इस चीज़ को कम करते हुए एलजी को यहाँ पे काफ़ी पावर ट्रांसफर करी है, और जो चीफ मिनिस्टर के पास जो पावर हुआ करती थी उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करा है। तो ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कहने की आप समझ लो पेंडिंग जाने वाला है, हो चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है, इसको प्लीज़ एक बार अगर आप मुझे बताइएगा तो मैं इसका सेपरेट एक वीडियो आपको लाके पूरा समझा दूँगा, और अगर डेटा प्रोटेक्शन वाले का भी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको डेफिनिटली कोशिश करूँगा पूरा बनाने का। इसके बाद जो आखिरी आपको जानने की ज़रूरत है वो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये वाला भी जो बिल है ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज़ इसके अंदर सिम्प्लिफिकेशन काफ़ी किया गया है काफ़ी चीज़ों का, जिसकी वजह से एक पैराग्राफ यहाँ पे उठकर आपके आ सकता है, जिसमें कि आप समझ लो यहाँ पे ये जो बिल आया है, ये आपका जो वो होते हैं ना आपके जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं उनको लेकर है कि उसका जो रेगुलेशन है और जो बेसिकली किस तरीके से ये वर्क करेगा, बाकी आपके आधार कार्ड हो गया या फिर जो बाकी आपके जो वो होते हैं ना आपके आइडेंटिटी के मार्क जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ कैसे वर्क करेगा उसके ऊपर है पूरा। इसके अंदर देखिए बेसिकली डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट की बात आई है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो आपके डॉक्यूमेंट एक बन जाएगा जो कि मल्टीपल पर्पसेस के लिए आपके यूज हो सकता है। मान लो स्कूल में आप एडमिशन कराने गए तब, गवर्नमेंट एप्लीकेशन में जहाँ पे आप बेसिकली आधार कार्ड के लिए अप्लाई करो, किसी के लिए अप्लाई करो, बिकॉज बच्चा पैदा हुआ डिजिटल उसका एक आपका वो बन गया, उसके थ्रू आप कई चीजें कर सकते हो। वोटिंग का वोटर आईडी कार्ड, फूड वेलफेयर स्कीम्स जो आपकी होती हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो इसके थ्रू। इसके बाद इसके अंदर ये भी रिक्वायर्ड है कि जो आधार कार्ड है यहाँ पे पेरेंट्स के और जो बाकी इन्फॉर्मेंट्स मतलब जो साथ वगैरह के हैं उनको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के साथ लिंक किया जाए। ऑल्सो इससे आधार का जो भी आपका स्कोप है वो पूरा पड़ जाता है, जिससे कि जो वेरियस रिपोर्टिंग अथॉरिटीज होती है जिसकी मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, जेलर्स हो गए या फिर जो आपके इंस्टीट्यूशंस के मैनेजर्स वगैरह हो गए, उनको एक तरीके से वो मिल जाता है पूरा एक कंट्रोल उस चीज का कि ये डेटा जो था ये सब जगह पे अप्लाई यहाँ पे कर गया। इसके अलावा एक पूरा सेंट्रलाइज डेटाबेस बनेगा बर्थ्स का और डेथ्स का नेशनल लेवल पे, जिसमें कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो इस चीज को मेंटेन करेगा, और जो डेटाबेस होगा उसका काम ये होगा कि वो जो अदर डेटाबेसेस है उसको भी अपडेट करे, जैसे कि जो आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, राशन कार्ड है, या जो प्रॉपर्टी के आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, मतलब मान लो कोई पर्सन मर गया, ठीक है, अब उस पर्सन के मरने के बाद भाई बाकी जो उसकी चीजें होती है कि आपको बेसिकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, फिर उसको जाके मान लो बैंक में आप गए लगा रहे हो, उसमें टाइम लग रहा है, फिर उसमें वो पता नहीं बैंक अकाउंट बंद हुआ, फिर जो बाकी आपका कार्ड्स इशू होंगे, जो भी चीजें होंगी वो सब चीजों को करवाने में बहुत झंझट होती है। या फिर ज्यादा मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो आपका बर्थ आईडी होती है उसके बाद आपको काफी चीजें बनवानी होती है, आधार कार्ड बनेगा उस बच्चे का, पासपोर्ट मान लो बनवाना है, उन सारी चीजों में ये जो आपका पूरा का पूरा वो है ये काफी हद तक हेल्प करेगा। उसके बाद आपका एक ये आपको ऑब्लिगेटरी बनाता है स्टेट्स के लिए कि वो रजिस्टर करें बर्थ्स और डेथ्स को जो सेंटर का सिविल रजिस्ट्रेशन होता है पोर्टल उसके ऊपर, ताकि एक पूरा देश का किसी भी जगह पे कोई भी बंदा अगर उसकी डेथ होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पूरा डेटा पहुंच रहा है। और ये पूरा जो डेटा है एक समझ लीजिए जैसे सेंसस होता है हमारे देश के अंदर 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, और उसके बाद से अभी हमें दोबारा फिर अभी सेंसस की जरूरत है, अभी हुआ नहीं है। बट आप ये समझ लो कि अगर ये बिल प्रॉपरली यहाँ पे वो होता है इंप्लीमेंट होता है तो कितना यहाँ से बेनिफिट होगा, सेंसस डेटा भी कितना एक्यूरेट हो जाएगा, बिकॉज हर 10 साल पे एक बार हो रहा है। अब दोबारा दोबारा अगर हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन शुरू करा तो हम लोग एकदम एक्यूरेट फिगर आउट कर पाएंगे कि कितना यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा यहाँ पे जो बेनिफिट्स इससे हैं वो भी ये है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आपकी जो है वो बढ़ेगी, फिर जो एक्सेस टू सर्विसेज है उनका भी थोड़ा सा एक बेनिफिट आएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से आएगा। लेकिन इसके अंदर जो कंसर्न्स है वो है कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन या फिर जो राइट टू प्रिवेसी है कि मेरा जो डेटा है वो मेरा खुद का रहे, जिसमें कि वो डीपीपी बिल आपका था ना, कहीं ना कहीं ये वाला बिल और डीपीपी बिल एक दूसरे का थोड़ा सा उसमें है अपोजिट में, कि ये आपने एक नया ला दिया सिस्टम की भाई आधार कार्ड के अलावा एक और एक आपका आ गया कि ये भी आपका रजिस्ट्रेशन और डेथ का भी आपका अमेंडमेंट बिल आ गया। अब उसके साथ डीपीपी बिल भी जो है वो उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही जो एक्ट्स हैं वो राइट टू प्रिवेसी के जो अरीना है और जो आपका पूरा एक यहाँ पे वो बनता है ना एटमोस्फेयर, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो में इन दोनों को इंक्लूड करा है। और जो आपका गवर्नमेंट ऑफ सिटी दिल्ली वाला वो तो वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही है, उसके लिए मैं सोचा सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। इस वीडियो में मैं उतना जस्टिस उस टॉपिक को कर नहीं पाया हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मान लो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपको पूछनी रिगार्डिंग इन 3 बिल्स और कुछ भी हो, कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा बनाने की। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।